गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, कैसे हो? हेलो। ओके बेटा, ये सेशन आपका लास्ट है, समझे? इसके बाद जो भी आप उटपटांग क्वेश्चन देखेंगे वो सब आप फिजिकली ही पूछना लाइव क्लास में, और ये जो ऑनलाइन ऑनलाइन चल रहा है इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना। और अगर तुम्हारा दिमाग तुमको अलाउ कर रहा है तो मीडियम लेवल का क्वेश्चंस तक जाना, डिफिकल्ट लेवल तक का क्वेश्चन तक मत जाना, वरना बहुत ही गुस्सा आएगा तुमको, समझे? और मैंने जो आपको डीपीपी दिया है वो 5 दिन के अंदर में मुझे पूरा सबमिट कीजिए पर्सनली। ये मत बोलिए इतना सारा क्वेश्चंस कैसे करेंगे सर। एक दिन में अगर आप 20 क्वेश्चन भी करते हैं तो 5 दिन में 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और मैंने आपको 200-250 क्वेश्चंस दिया है। समझना, आज से स्टार्ट करो, 20-30 क्वेश्चंस करने का हो जाएगा। और लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ये पूरा फिजिक्स का जान है, ये मैकेनिक्स पूरा फिजिक्स का जान है बेटा। काइनेमेटिक्स, वेक्टर्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन, ये सब पूरा फिजिक्स का जान है। ये सब स्ट्रांग हुआ तो फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 दिलाना मेरा गारंटी। बहुत बच्चों को दिलाया है क्योंकि वो लोग मेरा बात सुन लेते हैं, समझे? एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक को पढ़िए। आज से पढ़ना शुरू करेंगे तो ही आपका 2 साल में एनसीईआरटी खत्म होगा। एक दिन भी अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो वो 2 साल में खत्म नहीं होगा। और एनसीईआरटी जिसने पढ़ लिया है, कसम से बता रहा हूं, उसका नीट के फिजिक्स में 180 में से कम 140-150 आता है, विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो। बट एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत सारा, कम से कम 16-17 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से रहता है डायरेक्ट, और बायोलॉजी में तो उससे भी ज्यादा रहता है। तो एनसीईआरटी जान है, अच्छे से पढ़िए। तो चलिए लास्ट कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सुनिए। अ मैन वेज 80 kg, अरे तो मेरे बारे बोल रहा है। अ मैन वेज 80 kg स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इन अ लिफ्ट। अच्छा, यानी वेइंग मशीन लिफ्ट में है और उस वेइंग मशीन पर आदमी खड़ा है जिसका मास 80 kg है, और लिफ्ट ऊपर जा रहा है विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द मशीन? सिंपल है यार, ये तो बहुत ही सिंपल है। पहले एक डायग्राम हो जाए। वो बोल रहा है कि एक लिफ्ट है और यहां पर लिफ्ट में एक वेइंग मशीन है, लिफ्ट में एक वेइंग मशीन है, यहां डिस्प्ले बोर्ड है, और इस पर एक आदमी खड़ा है। आदमी का मास कितना है? 80 kg। तो सबसे पहले बच्चे लोग बताइए कि अगर ये लिफ्ट रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये लिफ्ट रुका हुआ है, रेस्ट पे है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से, जीरो एक्सीलरेशन से किसी भी दिशा में ये लिफ्ट जा रहा है, तो यहां पर कितना रीडिंग दिखाएगा? यस, जितना है 80 kg, समझे? लेकिन लिफ्ट जा रही है ऊपर इस क्वेश्चन में, कितना एक्सेलरेशन से? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। और ये वेइंग मशीन जो रीडिंग शो करता है, इट इज द नॉर्मल रिएक्शन, जिसका फॉर्मूला हम पहले ही देख चुके हैं कि जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो नॉर्मल रिएक्शन इज mg प्लस ma। जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो नॉर्मल रिएक्शन इज mg प्लस ma, समझे? पढ़ा है ना पहले? तो mg कितना है याद रखिएगा बेटा। ऐसे क्वेश्चंस में रीडिंग मतलब नॉर्मल रिएक्शन, रीडिंग पूछ रहा मतलब वो क्या पूछ रहा? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है? तो mg कितना होगा? 800, 80 इंटू 10, प्लस ma कितना होगा? m कितना है? 80 है, 80, और a कितना है? 5 है। तो 800 इंटू ये कितना होगा? 80 इंटू 5 कितना होगा? 400। तो ये हो गया 1200 न्यूटन। सो नॉर्मल रिएक्शन कितना निकला? 1200 न्यूटन। तो यहां पर कितना रीडिंग दिखाएगा? कुछ नहीं। क्यों? उसने कॉइन डाला नहीं था, मजाक कर रहा हूं। अब मान लो उसने कॉइन डाल दिया तो कितना रीडिंग दिखाएगा? रीडिंग दिखाएगा 1200 न्यूटन, समझे? लेकिन ऑप्शन में ऐसा होगा ही नहीं बेटा। वेइंग मशीन
फोर्स मेजर कहां करता है, वो तो मास मेजर करता है, समझे। तो क्या करना, वेइंग मशीन क्या बताएगा पता है, अगर आपका यूनिट केजी में है तो आंसर का यूनिट केजी में है तो वेइंग मशीन बताएगा आपको 120 किलो। यानी क्या किया हमने, नॉर्मल रिएक्शन बाय जी कर दिया, समझा। अगर वेइंग मशीन को मास बताना है, देखो वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन बताएगा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और उसका यूनिट न्यूटन है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे ऑप्शन में केजी है तो जो भी नॉर्मल रिएक्शन आया है उसको 10 से डिवाइड कर दो। तो ये है 80 किलो का आदमी, लेकिन लिफ्ट ऊपर जा रहा करके 120 किलो दिखाएगा, समझे। तो ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन देखो, याद है बेटा मैंने आपको वेक्टर में लैमिस थ्योरम सिखाया था। लैमिस थ्योरम अगर नहीं पढ़ाया था आपको या आपको याद नहीं है, अगर मान लो तो एक बार देख ही लो फिर से। लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम यह है कि अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पॉइंट पर तीन दिशा में तीन फोर्स लग रहा है, तीन दिशा में तीन फोर्सेस, लैमिस थ्योरम जो है वो सिर्फ तीन फोर्सेस के लिए ही है। इधर मान लो फोर्स F1 लग रहा है, इधर मान लो फोर्स F2 लग रहा है और इधर मान लो फोर्स F3 लग रहा है। किसको, इस ऑब्जेक्ट को, इस पॉइंट पर। तो मान लो इधर वाला एंगल, ये एंगल किसके उल्टा है, 3 के उल्टा है, तो थीटा 3। इधर वाला एंगल किसके उल्टा है, इस फोर्स के ऑपोजिट साइड में है, तो थीटा 1 और इधर वाला थीटा 2। ठीक है। तो लैमिस थ्योरम क्या बोलता है, F1 अपॉन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन थीटा 3। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है पता है, तीनों एंगल्स आपको दिए रहते हैं और कोई भी एक फोर्स दिया रहता है और इसके हेल्प से आप बाकी दोनों फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लैमिस थ्योरम। तो चलिए इसको लिखो और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। याद रखना, ये वाला फोर्स अपॉन इसके ऑपोजिट वाला एंगल का साइन, ये वाला फोर्स अपॉन इसके ऑपोजिट वाला एंगल का साइन, और ये वाला फोर्स अपॉन इसके ऑपोजिट वाला एंगल का साइन। तो ये था लैमिस थ्योरम। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि 60 केजी का ऑब्जेक्ट है, 30 डिग्री 90 न्यूटन, ऐसे दो फिक्स्ड सपोर्ट है, इस तरह से दो 90 डिग्री के एंगल में फिक्स्ड सपोर्ट है। एक रस्सी यहां से निकला है ऐसा और एक रस्सी यहां से निकला है ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। ठीक है। और ये एंगल दिया है 30 डिग्री और ये एंगल दिया है 90, और ये पॉइंट पर एक और रस्सी है और यहां पर ये 60 केजी का मास है। एक बात तो बताना ही भूल गया, ये लैमिस थ्योरम इक्विलिब्रियम में ही लगता है। अगर मोशन में है सिस्टम, एक्सीलरेशन में है, तो लैमिस थ्योरम नहीं लगता। तो यहां पर देखिए बोला है ऐसा कि द 60 kg मास इज एट रेस्ट, सो फाइंड द टेंशन along the string P and R। ये P है और ये R है। तो यहां पर टेंशन T1 मान लो, यहां पर टेंशन T2 मान लो और यहां टेंशन T3 मान लो। अब सिंपल है बेटा, तुमको तो पता है कि T3 तुमको पता है, रेस्ट पर है तो नीचे कितना 600 न्यूटन, तो T3 भी कितना हो जाएगा 600 न्यूटन, यानी एक फोर्स आपको पता है। अब आपको पता करना है ये सब एंगल, अब ये 90 है और ये दोनों एंगल आपको पता करना होगा। कैसे पता करेंगे, बड़ा आसान है, एक लाइन ऐसा बना दीजिए। अगर ये 30 होगा तो ये 30 होगा, इतना होगा 30, इतना 30 होगा, और ये पूरा कितना है 90 है, तो 90 प्लस 30 कितना होता है 120, तो दिस एंगल इज 120 डिग्री। सो मैं बाकी सब मिटा रहा हूं, आप समझ जाना कि ये 120 मैंने कैसे लाया। फिर क्या, फिर तो इजी है, 120 90 कितना होता है 210, 120 प्लस 90 210, तो ये कितना होगा
360 माइनस 210 विच इज 150। ठीक है, तो आप बिंदास लिख सकते हो। ध्यान से देखना, T1 के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है? 120। तो T1 बाई साइन 120। T2 के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है? 90। तो T2 बाई साइन 90। और T3 के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है? 150। तो लिखिए T3 अपॉन साइन 150। और T3 आपको मालूम है कितना? 600। तो T3 की जगह 600 लिखिए। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको T2 मिल जाएगा, और इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको T1 मिल जाएगा। सो लेट्स डू इट। उससे पहले मैं चलो साइन 120 और साइन 150 निकालकर आपके सामने रख देता हूं। साइन 120 नहीं पता, क्या मैं इसे साइन 180 या फिर साइन 90 प्लस 30 बोल सकता हूं? 120 को साइन 90 प्लस 30। आपको सिखाया था कि 90 मतलब पाई बाय 2, और पाई बाय 2 देखते बराबर साइन को कर देना कॉस। याद है ना बेसिक मैथ्स में? तो पाई बाय 2 देखते बराबर, कोई भी पाई बाय 2 हो उसको देखते बराबर साइन को कर देना कॉस, और ये 30 यहां लिख देना। अब सवाल उठता है कि तुम कौन से क्वाड्रेंट में हो? तो यहां देखो तुम कौन से क्वाड्रेंट में हो। 120 डिग्री तुम यहां हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है क्या? इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। क्वेश्चन को देखकर आंसर लिखोगे ना, कि आंसर को देखकर आंसर लिखोगे, क्वेश्चन को देखकर आंसर लिखना है। तो प्लस होगा कि माइनस होगा, ये चेक करने के लिए क्वेश्चन को देखना, आंसर को मत देखना। बहुत लोग क्या करता है, क्वेश्चन को देख लेता है, समझे? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो प्लस कॉस 30। तो साइन 120 कितना आ रहा है? √3/2। कॉस 30 के बराबर आ रहा है। सिमिलरली चलो साइन 150 निकाल के रख लेते हैं। साइन 150 को मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 60, यानी आप फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में है, कॉस 60 यानी 1/2, और प्लस ही होगा। आप सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो प्लस ही होगा। 90 देखकर मैंने साइन का कॉस कर दिया, समझ में आया? तो साइन 120 कितना आ रहा है? √3/2, और साइन 150 कितना आ रहा है? 1/2। चलो ये दोनों इक्वेशंस को पकड़ लेते हैं, इन दोनों को पकड़ लेते हैं। तो क्या लिखेंगे फिर? 600 बाई साइन 150 इज इक्वल टू T2 बाई साइन 90। साइन का वैल्यू लिखने का बारी है। साइन 150 कितना आया था? 1/2, तो 1/2, और T2 साइन 90 कितना होता है? बच्चा बच्चा जानता है, 1। समझे? ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 600 गुना 2 हो जाएगा 1200। एंड ये मुझे पता चल गया कि T2 जो फोर्स होगा इट विल बी 1200 न्यूटन। ये कितना फोर्स होगा? 1200 न्यूटन। आई बात समझ में? अब रहा बारी T1 का, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को लेकर चलूंगा। और तो और मुझे T2 पता चल चुका है, मैं इन दोनों को लेकर भी चल सकता था, बट चलो मैं इसको ही लेकर चलता हूं और लिखता हूं यहां पर T1 बाई 120 साइन 120, T1 बाई साइन 120 इज इक्वल टू 600 बाई साइन 150, 600 बाई साइन 150। चलो साइन 120 कितना है उधर देखो? √3/2। 600 साइन 50 कितना है? 1/2। इक्वल टू के दोनों साइड बाई टू है, वो कैंसिल हो जाएगा और √3 चला जाएगा ऊपर। तो T1 इज 600 √3 आंसर। समझे? तो T1 भी हमको पता चल गया 600 √3। ओके डन। तो एक होमवर्क ले लो, चलो इस पर एक होमवर्क कर लेना। होमवर्क कर लिए तो समझ जाओगा कि तुम समझ गए। ये मास है मान लो 80 kg, ये एंगल दिया हुआ है मान लो 60 डिग्री, और ये एंगल है मान लो 90। समझे? ये 60 और ये 90। तो बताना मुझे इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन T1 है, इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन T2 है,
तो T1 और T2 कितना होगा बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम? होमवर्क, ठीक है, प्लीज डू इट एंड सबमिट। अब मत पूछना फालतू क्वेश्चंस, किसको सबमिट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप बस सॉल्व करके मेरे को भेज देना, मैं देख लूंगा। जिसका जिसका गलत होगा उसको मैं बोलूंगा तुम्हारा गलत है, ठीक करो, और जिसका सही है मैं उनको गुड गुड बोलते चला जाऊंगा। तो लैमिस थ्योरम हो गया। मजाक मजाक में मैंने आपको लैमिस थ्योरम पढ़ा दिया। अरे हाँ, एक बात मेरा बताना रह गया, वो ये है बेटा कि वेट का यूनिट क्या होता है? W इज इक्वल टू वेट जो होता है W, क्या होता है फॉर्मूला? mg। m मतलब kg, g मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा आप और क्या लिखते हैं? न्यूटन, बराबर। वेट का एक और यूनिट होता है जो मुझे बता देना चाहिए था अभी तक, वो होता है kg वेट, kg वेट। अब एक खास बात भी है, अगर मान लीजिए आपने मास 80 किलो था और g मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा? 800 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 800 न्यूटन, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन जब आप केजी वेट में एक्सप्रेस करेंगे तो जी मल्टीप्लाई मत करना, जी मल्टीप्लाई मत करना। यानी अगर किसी का मास 80 किलो है और आपको वेट बताना है बिना जी मल्टीप्लाई किए, तो आप लिख सकते हैं 80 केजी वेट। समझे? अब इस पर क्वेश्चन मत पूछना, सर वेट है तो जी मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? जी मल्टीप्लाई नहीं किया करके सिर्फ केजी नहीं लिखा, केजी वेट लिखा। तो केजी वेट का मतलब है कि ये 80 एक्चुअली मास है। समझे? समझे ना? जैसे मान लीजिए आपका वजन आ रहा है 900 न्यूटन, तो आपने जी कितना मल्टीप्लाई किया होगा? 10, तो डिवाइड कर दीजिए उसको 10 से, कितना होगा? 90। तो 90 इज द मास। बट आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 90 इज द वेट। बट जब आप ऐसा बोलेंगे 90 इज द वेट, तब आपको यूनिट बोलना होगा केजी वेट। समझे? तो जितना मास होता है उतना ही वेट होता है अगर आप यूनिट केजी वेट लिख रहे हैं तो। सो प्लीज डू रिमेंबर, वेट इन केजी वेट और ग्राम वेट इज एक्चुअली मास का वैल्यू, मास का वैल्यू। मास नहीं है वो, बट मास का वैल्यू है। वेट इज इक्वल टू मास आप कभी नहीं बोल सकते, है ना? वेट तो mg ही होता है। बट अगर आपको g मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप क्या बोलेंगे? वेट कितना है? 80 केजी वेट। चलिए, ओ माय गुडनेस, क्या क्वेश्चंस लाया है मैंने, ओ माय गुडनेस, जबरदस्त। एक ऐसा करके पुली है, इधर इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ एक पुली है और यहां पर एक ब्लॉक है जिसका नाम है ए, और यहां पर एक ब्लॉक है जिसका नाम है बी। फिर इधर भी पुली ही है, और इसका मास है सी, मतलब ये मास का नाम है सी, और इधर एक मास है उसका नाम है डी, है ना? ओके। अब ये बोल रहा है कि अगर डी का वेलोसिटी नीचे 2 मीटर पर सेकंड है, डी का वेलोसिटी नीचे 2 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी, हां, एक्सेलरेशन नहीं, और सी का वेलोसिटी ऊपर 2 मीटर पर सेकंड है, और बी का वेलोसिटी अगर ऊपर 1 मीटर पर सेकंड है, तो ए का वेलोसिटी किधर और कितना होगा? जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखने में लगता है पता नहीं कैसे करेंगे, बट बेटा पुलिस शॉर्टकट। आपको याद है मैंने आपको पुलिस शॉर्टकट बताया था, पुलिस शॉर्टकट बताया था, वो क्या था? एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन 2।
याद है? यानी इसका एक्सेलरेशन प्लस इसका एक्सेलरेशन अपॉन 2 इज इक्वल टू पुली का एक्सेलरेशन। याद है ना? ओके फाइन। आप याद रखना, आप ऐसा ही रिश्ता वेलोसिटी के लिए भी लिख सकते हो और ऐसा ही रिश्ता आप डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसी को तो डिफरेंशिएट करके ये आया था और इसको डिफरेंशिएट करके ये आया था। तो ये क्वेश्चन रिगार्डिंग वेलोसिटी है, तो मैं इस फॉर्मूला को रहने दूंगा और बाकी दोनों फॉर्मूला को हटा दूंगा। अब बड़ा ही सिंपल है, देखो देखो ध्यान से। इसका चलो इसका हम अलग से एक डायग्राम बनाते हैं। इधर ये पॉइंट का देखो, ऊपर 2 मीटर पर सेकंड है, ऊपर है ना, और ये पॉइंट का देखो नीचे 2 मीटर पर सेकंड है। अबे ये ब्लॉक का जो स्पीड होगा, ये धागे का कतरा कतरा का वही स्पीड होगा ना, तो इसका क्या स्पीड है? नीचे 2 मीटर पर सेकंड। और चलो पता करते हैं कि पुली का स्पीड कितना होगा। पुली का स्पीड कितना होगा? ये मान लो पुली 1 है और ये मान लो पुली 2 है। इन दोनों का डेटा दिया है, तो इससे पुली का स्पीड निकलेगा और जो पुली का स्पीड ऊपर होगा वही ये पुली का स्पीड नीचे होगा, क्योंकि ये दोनों पुलीज एक ही धागे से लगे हैं। आई रिपीट, जो ये पुली का ऊपर वेलोसिटी होगा वही ये पुली का नीचे वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये दोनों पुलीज एक ही धागे से लगे हैं। तो मैं इसका वेलोसिटी निकालना चाहूंगा, उससे इसका वेलोसिटी निकलेगा और फिर मैं यहां पर पुली शॉर्टकट लगा दूंगा, उससे इसका वेलोसिटी निकल जाएगा। कितना आसान है देखो। और जेडब्ल्यू में ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान है। अब मेरा बात की यकीन करो, मैंने आपको बोला था पुली शॉर्टकट के बारे में, अगर सभी ऊपर है तो ये फॉर्मूला प्लस में यूज कीजिए, अगर सभी नीचे है तो भी ये फॉर्मूला प्लस में ही यूज कीजिए, लेकिन अगर कोई ऊपर और कोई नीचे है तो ये फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन लगा दीजिए। जो ऊपर उसके लिए प्लस बोलिए, जो नीचे उसके लिए माइनस बोलिए। तो बड़ा ही सिंपल है। तो मैं बोलूंगा VP2, शॉर्टकट लगा रहा हूं मैं, VP2 ऊपर इज इक्वल टू 2 ऊपर माइनस 2 नीचे। माइनस क्यों? क्योंकि ये 2 नीचे है। चलिए पहले नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या था? C और इसका नाम था D। तो मैं ऐसा पहले शॉर्टकट का फॉर्मूला लिखूंगा, VC प्लस VD बाई 2। ठीक है, तो VP2 मुझे पता करना है। VC कितना है? ऊपर है, तो ऊपर के लिए प्लस। VD कितना है? नीचे है, तो नीचे के लिए माइनस। अरे यार मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने पहले ही सोचना चाहिए था कि इन दोनों का वेलोसिटी अगर सेम है, इसका मतलब ये पुली रेस्ट पे है, क्योंकि जब पुली रेस्ट पे होता है तभी इन दोनों का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ग्राउंड के फ्रेम में सेम होता है। बताया था ऐसा बात बताया था। तो इसका मतलब ये पुली रेस्ट पर है। ले बेटा, ये पुली अगर रेस्ट पे है तो ये पुली भी रेस्ट पे है। फिर क्या आपको सॉल्व करके बताना, ये पुली अगर रेस्ट पे है तो जाहिर सी बात है कि अगर ये ऊपर 1 होगा तो ये नीचे 1 होगा। यानी सॉल्व जिसको नहीं करना आएगा वो ऐसे क्वेश्चन पर 1 घंटा भी समय बिता दिया तो आंसर नहीं ला पाएगा, और जिसको समझ रहा है वो तुरंत आंसर दे देगा। ऊपर जितना नीचे उतना मतलब पुली एट रेस्ट। ये पुली एट रेस्ट मतलब ये पुली एट रेस्ट, और ये पुली एट रेस्ट, तो इसका ऊपर जितना इसका नीचे उतना, तो आंसर आ गया। अब इसमें मैं आपको होमवर्क देता हूं। मान लो ये नीचे 5 है, तो सॉल्व करो कितना होगा? ए कितना होगा? अब ए 1 नहीं होगा क्योंकि ये पुली अब रेस्ट पे नहीं होगा। बट याद रखना, जो भी वेलोसिटी इसका ऊपर होगा या नीचे होगा वही वेलोसिटी इसका नीचे होगा या ऊपर होगा। तो डू गिव योर बेस्ट। और क्वेश्चन है मेरे पास? यस, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे पास है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। देखिए, उस पर एक मस्त, उस पर भी एक जबरदस्त शॉर्टकट जैसा चीज लगता है। ऐसा करके एक पुली है और इस तरह से एक, मतलब एक सरफेस है स्मूथ,
स्मूथ सरफेस है। अब ये आपके लिए नया है बच्चे लोग, थोड़ा सा रेडी हो जाओ, चाय वाय पी के आ जाओ, थोड़ा नया है आपके लिए ये। धागा ऐसे आता था, कोई भी क्वेश्चन में धागा ऐसे आता था। चलो बताओ, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। चलो, अगर इसका नाम ए है और इसका नाम बी है तो ध्यान से देखना, अगर ए की वेलोसिटी किसी वक्त में 2 मीटर पर सेकंड है तो इसकी वेलोसिटी उसी वक्त में कितनी होगी? वेरी गुड, एक ही धागा से जुड़ा है, इसका नीचे 2 तो इसका राइट साइड 2, करेक्ट। सिंपल है, ठीक है, लिखना इसको, सिंपल सा है, इसको लिखना। लेकिन अगर मान लो ये जो धागा नीचे लटक रहा था वो नीचे ना लटकते हुए इधर जाकर कहीं नीचे रखा हुआ है, उस समय अगर मान लो इसकी वेलोसिटी इधर VA है और मान लो ये एंगल थीटा है, याद रखना ये ब्लॉक जब आगे जाएगा ये थीटा धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, यानी ये थीटा, ये वेलोसिटी, ये सब इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, किसी वक्त का वैल्यू है। तो आपको ये बताना है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ A is VA then at that moment what will be the velocity of B? Can you find the relation between BB and VA? क्वेश्चन समझा? अब शॉर्टकट सुनो, क्वेश्चन समझा ना? अब शॉर्टकट सुनो, शॉर्टकट जबरदस्त है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक along the string, हाँ यानी कंपोनेंट, velocity of block along the string is equal to velocity of string। जी हां, समझ सकते हैं तो समझ जाइए, नहीं समझ सकते तो कोशिश कीजिए और समझ जाइए। जैसे इस ब्लॉक की वेलोसिटी हमें दी गई है इस दिशा में, बट हम जानते हैं कि ये स्ट्रिंग का जो वेलोसिटी है वो इस दिशा में होगी अभी इस वक्त, समझे? तो स्ट्रिंग की दिशा में क्या हम इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। इस डायरेक्शन में कितना होगा देखिए, अगर ये थीटा है, ऐसा बना देता हूं मैं VA, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक की वेलोसिटी, बहुत लोग क्या करते हैं शॉर्टकट सीख लेते हैं बाद में भूल जाते हैं, बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग अलोंग द कुछ भी बोलते हैं वो, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग। आपको ब्लॉक का वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है, स्ट्रिंग का वेलोसिटी का कंपोनेंट मत निकाल देना। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना है VA, इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा यार, थीटा के बाजू वाला VA cos थीटा। अब ध्यान से शॉर्टकट पढ़ो, अच्छे से देखो, ये ब्लॉक के साथ धागा लगा है सीधा सीधा, समझे? तो इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी राइट साइड में होगा, इस स्ट्रिंग का हर एक हिस्सा का वेलोसिटी उतना ही होगा, और ये एक ही धागा है तो इधर भी स्ट्रिंग का वेलोसिटी हर वक्त उस वक्त उतना ही होगा। आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है? जितना वेलोसिटी से ये ब्लॉक सामने की ओर जा रहा है VB, उतना ही वेलोसिटी ये धागे का हर वक्त वही होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक के साथ ये धागा सीधा लगा है, इसके जैसा नहीं है। ये ब्लॉक के साथ ये धागा सीधा नहीं लगा है, टेढ़ा लगा है ना। तो हमने क्या किया, एक शॉर्टकट लगाया कि ब्लॉक का वेलोसिटी जो अलोंग द स्ट्रिंग होगा वही स्ट्रिंग का वेलोसिटी के बराबर होगा, समझे? तो मैं बोल सकता हूं VA cos थीटा क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग। अब आप बोलोगे सर कौन सा ब्लॉक का हमको कंपोनेंट निकालना है? अबे जो ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग ही जा रहा है उसमें कंपोनेंट निकालने की क्या जरूरत है?
जो ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग ही जा रहा है उसमें कंपोनेंट निकालने की क्या जरूरत है? कंपोनेंट तो उसमें निकालोगे जिसमें ब्लॉक का डायरेक्शन कुछ और हो और स्ट्रिंग का डायरेक्शन कुछ और हो, उस ब्लॉक का आप कंपोनेंट निकालना। क्या लिखना? VA cos थीटा इज इक्वल टू VB। VB क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग। वो कैसे पता चला? जो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B होगा वही वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग होगा। समझे? तो VA cos थीटा इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग इज VB। समझ में आया? तो हमको VB और VA का रिलेशन मिल गया। तो ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने दोनों है। इसकी वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकंड नीचे है तो देखो देखो ध्यान से समझो, ये ब्लॉक का मोशन किधर है? नीचे है। इस ब्लॉक के साथ जो धागा लगा है वो कैसा है? नीचे ही है। तो सभी का वेलोसिटी भी उतना ही होगा जितना ब्लॉक का वेलोसिटी होगा किसी गिवन टाइम में। समझे? और ये धागे का वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकंड हुआ तो ये तो वही धागा है ना, तो इसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड। तो इस ब्लॉक की भी वेलोसिटी कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड। समझे? सिमिलरली ये धागे का जो वेलोसिटी होगा वो किसके बराबर होगा? इस ब्लॉक के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये सीधे में लगा हुआ है, इस ब्लॉक के बराबर नहीं होगा। तो क्या करना? इस ब्लॉक का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग निकालना, यानी VA cos थीटा, और वो बोलना वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग के बराबर होगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग कितना होगा? जितना इस ब्लॉक का वेलोसिटी होगा। समझे तो ठीक। अब इसी पर बेस्ड एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये नीट में आया था, नीट में नहीं आया था, कोई तो भी PMT में आया था। अब इसी पर बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं। यही कंसेप्ट लगेगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग। क्वेश्चन ऐसा है कि यहां पर ऐसे करके अरेंजमेंट है, ऐसे। ये बोल रहा है कि ये अगर इधर जा रहा है VA 2√3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, किसी वक्त में ये इधर जा रहा है 2√3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो बिफोर अप्लाइंग शॉर्टकट एक बार पिछला डायग्राम देख लीजिए। बिफोर अप्लाइंग दिस शॉर्टकट, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक along the string is equal to velocity of the string। समझे? तो बिफोर अप्लाइंग दिस शॉर्टकट एक बार पिछला डायग्राम को देख लीजिए, वो कुछ ऐसा था। है ना? कुछ ऐसा था मतलब इस ब्लॉक के साथ जो टेंशन T है, इस ब्लॉक के साथ वही टेंशन T है, बराबर। लेकिन यहां वैसा नहीं है। इस ब्लॉक के साथ अगर टेंशन T है तो ये पूरे धागे में टेंशन T होगा और इस धागे में टेंशन 2T होगा। तो इस धागे के साथ जो टेंशन T होगा, अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से, प्यार से बोल रहा हूं, इस ब्लॉक के साथ टेंशन अगर T है तो इस धागे के साथ टेंशन 2T है। तो आप एक काम करो, आप पहले शॉर्टकट निकाल लो, शॉर्टकट आप पहले यूज कर लो। क्या शॉर्टकट? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग, ये देखो ये वेलोसिटी है VA और मुझे इस तरफ कंपोनेंट निकालना है अलोंग द स्ट्रिंग, और ये 60 डिग्री है। आ रही बात समझ में? इस दिशा में वेलोसिटी है, मैंने इसको ऐसा बनाया, और इस दिशा में स्ट्रिंग है, मैंने इसको ऐसा बनाया। मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग विल बी VA cos 60, यानी इस तरफ कितना वेलोसिटी होगा? VA cos 60।
वही होगा वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग, है ना। तो यानी जहां टेंशन T है वहां वेलोसिटी कितना होगा, जहां टेंशन T है वहां वेलोसिटी कितना होगा, VA cos 60। तो जहां टेंशन 2T है वहां वेलोसिटी कितना होगा, शॉर्टकट उसका आधा, बताया था ना, जहां टेंशन डबल वहां एक्सेलरेशन आधा, तो जहां टेंशन डबल वहां वेलोसिटी भी आधा, जहां टेंशन डबल वहां डिस्प्लेसमेंट भी आधा, समझे। तो आप डायरेक्टली बी का वेलोसिटी मत निकालो, पहले आप वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग निकाल लो, इस पॉइंट का वेलोसिटी निकाल लो, कितना होगा, VA cos 60। कैसे, शॉर्टकट, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इधर है पर मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग, तो वो इधर होगा अलोंग द स्ट्रिंग, कितना होगा, VA cos 60, ये इधर होगा, तो VA cos 60 इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर इधर है VA cos 60, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर होगा, कितना, VA cos 60, है ना जी, पूरे धागे का वेलोसिटी हर जगह सेम ही होगा ना, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा नीचे, VA cos 60। अच्छा VA cos 60 चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं, VA कितना है 2√3 और cos 60 कितना है 1/2, तो 2 कट गया, यानी √3 मीटर पर सेकेंड। बराबर है, चलो ठीक है। तो ये स्ट्रिंग का हर जगह कितना वेलोसिटी होगा, √3, यहां भी ऊपर होगा वेलोसिटी √3, यहां भी नीचे होगा वेलोसिटी √3, फिर क्या, जहां टेंशन डबल वहां पर वेलोसिटी आधा, यानी इसका वेलोसिटी कितना होगा, √3/2। और अगर तुमको पुलिस शॉर्टकट से करना है तो ये डायग्राम तुम अलग से कहीं बनाओ, अलग से कहीं बनाओ, लो इधर बनाओ, इस पॉइंट का वेलोसिटी नीचे है कितना, √3, और ये पॉइंट, अबे ये पॉइंट का तो वेलोसिटी 0 है, ये तो फिक्स है स्ट्रिंग, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है 0, और इस पॉइंट का वेलोसिटी हमको निकालना है, क्योंकि ये पुली का जो वेलोसिटी होगा नीचे की ओर वही वेलोसिटी इस ब्लॉक का होगा नीचे की ओर, समझे, तो वो हमको निकालना है। तो मैं लिखूंगा VB इज इक्वल टू √3 + 0/2, सब नीचे है ना तो सब प्लस कर दिया, तो कितना होगा, √3/2 आंसर, समझा। कितना समय हुआ, अरे रे 4:10 हो गया। चलो बाय बच्चे लोग, कोशिश करना अच्छे से प्रैक्टिस करना।